हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीडियाट्रिक्स रैपिड रिवीजन सेकंड पार्ट। हम शुरू करेंगे सरकमफ्रेंस से। सरकमफ्रेंस जनरली हम तीन चीज़ों का पढ़ते हैं, हेड, चेस्ट और मिड अपर आर्म। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। हेड और चेस्ट से बस एक सवाल आता है, हेड सरकमफ्रेंस ये है, चेस्ट सरकमफ्रेंस ये, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस ये। हेड और चेस्ट से बस एक सवाल आता है, हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस का रिलेशन। एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफ्रेंस बड़ा होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस से। 9 मंथ की एज में हेड और चेस्ट बराबर हो जाते हैं। आफ्टर वन ईयर हेड सरकमफ्रेंस से बड़ा हो जाता है कौन? चेस्ट सरकमफ्रेंस। डिलीवरी के टाइम पे ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तभी तो डिलीवरी आसानी से हो जाती है। एक वक्त ऐसा था, अभी बताओ मेरा क्या है, चेस्ट बड़ा है हेड छोटा है, तो पहले क्या था, बर्थ के टाइम पे ये बड़ा था ये छोटा था। एक वक्त ऐसा आया होगा जब दोनों बराबर रहे होंगे, कौन सा वक्त है? 9 मंथ। ये क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ 9 मंथ हेड सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू चेस्ट सरकमफ्रेंस। आफ्टर 1 ईयर चेस्ट बड़ा होने लगता है हेड से। बस यही एक सवाल आता है हेड और चेस्ट से। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस की बात करें तो पूछा ये जाता है मिड बीच में, किसके बीच में? एक्रोमियन प्रोसेस और ऑलिक्रेनन प्रोसेस के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच नापा जाता है। किस टेप से नापते हैं इसको? शाकिर टेप। किस टेप से? शाकिर टेप। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस टेप का दूसरा नाम शाकिर टेप। शाकिर साहब ने बनाया हुआ था। इसमें 3 जोन है, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन जोन मतलब 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर है तो 12.5 से ज्यादा है तो ग्रीन जोन में, 11.5 से 12.5 के बीच में है तो येलो जोन, और 11.5 से कम है तो रेड जोन। जब इसको हम 11.5 से कम है तो क्या बोलते हैं? सीवियर मालन्यूट्रिशन। ये सरकमफ्रेंस जनरली हम देखते क्यों है? ये देखने के लिए बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है। मालन्यूट्रिशन कौन सा? सीवियर। इसमें 11.5 से 12.5 के बीच में है तो माइल्ड मालन्यूट्रिशन। क्लियर? एक सवाल आता है, सीवियर मालन्यूट्रिशन कब बोलते हैं? जब 11.5 से कम होता हो, ठीक है। ये तो रहा हमारा सरकमफ्रेंस। ओबेसिटी देखने के लिए बीएमआई फॉर वेट 95 परसेंटाइल से ज्यादा हो, 95 परसेंटाइल से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। 85 से 95 के बीच में हो तो ओवरवेट, 85 से कम होता है तो नॉर्मल बोलते हैं। 2 सिंड्रोम इसे एसोसिएट करते हैं, बार्ड-बीटल सिंड्रोम और कशिंग सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बार्ड-बीटल और कशिंग सिंड्रोम। बार्ड-बीटल का क्लिनिकल फीचर आपको याद करना जरूरी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ओबेसिटी तो है ही। पॉलीडेक्टाइली, कौन सी पॉलीडेक्टाइली? पोस्ट एक्सियल। दूसरा सिंड्रोम कौन सा एसोसिएट करता है? कशिंग सिंड्रोम। राउंड मून फेस प्लस सेंट्रल ओबेसिटी, ये होता है। ऐसा लगेगा लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस। तो ये रहा हमारा मालन्यूट्रिशन, ओबेसिटी और सरकमफ्रेंस। 3 हमने देखा, हेड और चेस्ट। हेड और पहले बर्थ के टाइम में हेड बड़ा होता है चेस्ट से। 9 मंथ की एज में हेड और चेस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं। 1 साल के बाद चेस्ट बड़ा होने लगता है हेड से। क्लियर? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस की बात करें, 3 जोन है, 12.5 से ज्यादा ग्रीन जोन में, 11.5 से 12.5 के बीच में है तो येलो जोन में, यानी माइल्ड मालन्यूट्रिशन है, और अगर 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो सीवियर मालन्यूट्रिशन। क्लियर? रेड जोन। कहां से नापते हैं? ऑलिक्रेनन प्रोसेस से लेकर के, एक्रोमियन प्रोसेस से लेकर के ऑलिक्रेनन के बीच में, बीचों बीच में नापते हैं। और ये सब के सब अंडर 5 ईयर बच्चों के लिए, 5 साल के कम बच्चों के लिए सब सरकमफ्रेंस देखा जाता है। ओबेसिटी के लिए बीएमआई फॉर वेट 85 से 95 के बीच में है तो हम बोलते हैं भैया ओवरवेट यार हो, तो फिजिकल मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो। 95 से ज्यादा गया तो ओबेसिटी। 2 सिंड्रोम हमने बताया जो ओबेसिटी से रिलेटेड है, बार्ड-बीटल सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम। बार्ड-बीटल का क्लिनिकल फीचर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ओबेसिटी और पॉलीडेक्टाइली। कशिंग सिंड्रोम राउंड मून शेप या लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, यानी न्यूट्रिशन की कमी है, तो उनको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन यही जब माल न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीवियर माल न्यूट्रिशन। यानी हम क्या बोलेंगे? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। कब बोलते हैं? अभी मैंने बताया, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितने से कम हो तब बोलेंगे सीवियर माल न्यूट्रिशन। आप बताइए, अभी जस्ट बताया, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर से कम हो, यानी रेड जोन में चला गया हो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, तो क्या बोलते हैं? सेम चाइल्ड। दूसरा, हमने एक चीज बताई थी आपको, वेस्टिंग, सीवियर वेस्टिंग। अगर हमने बोल दिया सीवियर, आपको मैं समझाया हुआ हूं, सीवियर बोलने का मतलब क्या है? लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई भी हो, वेस्टिंग हो, स्टंटिंग हो, कुछ भी हो, सीवियर बोलने का मतलब -3 से कम, लेस देन -3। क्लियर? वेस्टिंग का मतलब, वेस्टिंग W आया ना,
आपको मैंने एक निमोनिक बताया था, डब्ल्यू वाली निमोनिक, दो ही निमोनिक बताया था, हंस और वाव, थोड़ा स्टाइल में, वाव वाव वाव। वेट फॉर हाइट, एक्यूट मालन्यूट्रिशन के लिए और वेस्टिंग के लिए, WH फॉर वेट फॉर हाइट, यहां पे क्या रहेगा, वेट फॉर हाइट, यानी सीवियर वेस्टिंग मैंने बोला, आपको ये समझ जाना चाहिए वेट फॉर हाइट की बात हो रही है और कितने से कम, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन यानी सैम चाइल्ड। तीसरा बायलैटरल एडिमा, बायलैटरल एडिमा, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तो उसको हम सैम चाइल्ड बोलते हैं। सैम चाइल्ड यानी दो तरीके काम पढ़ते हैं, क्वाशियोरकर, मेरेस्मस, क्वाशियोरकर, मेरेस्मस, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, आप फोटो देख लीजिए, कई बार फोटो से ही सवाल पूछा जाता है। क्वाशियोरकर इसमें जनरली 1 से 5 साल के बच्चों में पाया जाता है, मेरेस्मस जनरली 6 महीने से लेकर के 5 साल के बच्चों में देखा जाता है, सॉरी 3 साल के बच्चों में, 6 महीने से लेकर के 3 साल के बच्चों में देखा जाता है। आप ये देख रहे होंगे इसका कुछ और भी नाम है क्वाशियोरकर, इसमें क्या होता है, ऐसा देखने से नहीं लग रहा फैटी बेबी है, फैट शुगर बेबी, ऐसा लग रहा फैटी फैट भरा हुआ, फैट शुगर बेबी। एडेमा भी है, एडेमा, एडेमेटस बोलते हैं, और ये सब ना खा पी के एकदम तंदुरुस्त, दूसरी चीज़ों का कोई ख्याल नहीं, दिमाग गायब, यानी कोई मेंटल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, ठीक है, यानी इसको बस अपने खाने पीने पे पड़ा हुआ है, मतलब अपनी बॉडी बनाने में, और बाकी जो अंदरूनी चीज़ें वो खत्म हो जाती है। तो नॉन डिकम्पेंसेटेड, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उसको नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, आप कंपेंसेटेड नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेंटल स्टेटस को बचाना, अपने सारी चीज़ों, अंदरूनी चीज़ों को बचाना है, क्या कंपेंसेटेड इसको बोलते हैं। ये नहीं बचा रहा है, यानी मेंटल स्टेटस इसका चेंज हो जाता है, डिकम्पेंसेटेड, ठीक है, डिकम्पेंसेटेड, डिकम्पेंसेटेड चाइल्ड, या माल एडाप्टिव, माल एडाप्टिव, एडाप्ट भी नहीं कर पाता ये लड़का, ठीक है। तो ये क्वाशियोरकर हो गया। इसके उल्टा ये बोलेंगे फ्लैश एंड बोन, भैया इसने मसल बनाने में नहीं बल्कि अपने दिमाग को बचाने में लगाया सारी चीज़ें, फ्लैश एंड बोन बेबी। नॉन एडेमेटस, कंपनसेटेड बेबी, ठीक है, ये देखेंगे अपने मसल को इसने खत्म कर दिया, मसल इसकी बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैकी पैंट अपीयरेंस, फ्लैकी पैंट अपीयरेंस, चेहरे से भी गायब है, इसको हम मंकी फेस बोलते हैं। ये इसका बाल, इसके बाल भी निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मेंटल स्टेटस बाकी रहता है, नॉर्मल, इसमें नॉर्मल रहता है, इसमें गायब हो जाता है, ठीक है। इसका क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। पेमजी बहुत फेमस निमोनिक है, पेमजी। साइकेट्रिक चेंजेस, साइकेट्रिक चेंजेस, एडेमा होगा, और मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग, और जी फॉर ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है। ये अपने बाल को भी कलर करा लेगा, दिखावा, ठीक है, दिखावे के लिए, फ्लैग हेयर, ठीक है, फ्लैग हेयर, झंडे जैसा, कुछ कलर, कुछ अनकलर, फिर कुछ कलर, इस टाइप से होता है, ठीक है। अच्छा, इसको भूख इतनी जबरदस्त लगती है ना, कुछ भी देखेगा खा लेगा, ओरेशियस एपेटाइट जिसको बोलते हैं, ओरेशियस एपेटाइट, ओरेशियस एपेटाइट, ओरेशियस एपेटाइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के लिए है वो मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, क्या ये क्या होगा, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी, प्रोटीन की डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी। और इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट या कैलोरिक डिफिशियंसी, कैलोरिक डिफिशियंसी। ये तो किसी भी कीमत में आपको नहीं बोलना, ठीक है। प्रोटीन डिफिशियंसी क्वाशियोरकर, और मेरेस्मस कैलोरिक डिफिशियंसी। तो ये रहा हमारा सैम चाइल्ड। अच्छा, अब तो ये हमने देख लिया, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले देखना है बच्चा खाना खा रहा है या नहीं। अगर खा रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एडेमा नहीं है, तो उसको घर पे न्यूट्रिशन देते रहना है। लेकिन अगर खाने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है या एडेमा, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। आपके उसको 10 तरीके से मैनेज किया जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, ये 3 चीजें पहले एक से। अच्छा, इसको मैनेज करने के लिए 2 फेज हमारे पास। पहले तो बच्चा जो अनस्टेबल है उसको स्टेबल करना होता है। कभी भी कोई भी पेशेंट आपके पास आता है उसको पहले स्टेबल करना होता है, बाद में रिहेबिलिटेशन, बाद में रिहेबिलिटेशन। पहले 1 हफ्ते तक क्या करना है आपको, पहले 1 हफ्ते तक आपको उसको स्टेबल करना है। बाद के 5 हफ्ते, टोटल 6 हफ्ते का प्लान होता है सैम चाइल्ड के ट्रीटमेंट के लिए। बाद के 5 हफ्ते में आप क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन। पहले 1 हफ्ते में हाइपोग्लाइसीमिया 1 से 2 दिन के अंदर, यानी ग्लूकोज की कमी, उसको सही कर देंगे। हाइपोथर्मिया, ठंडक लग रही थी, उसको भी सही करेंगे। डिहाइड्रेशन भी 1 से 2 दिन के अंदर सही करेंगे आप। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट पूरे 6 हफ्ते तक चलेगा इसका मेंटेनेंस। इन्फेक्शन, एक हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन का ट्रीट करेंगे। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट, पूरे 6 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट चलेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट का।
याद रखना है कि पहले हफ्ते में आयरन नहीं दिया जाता, दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करते हैं। फिर कॉशंस फीडिंग एक हफ्ते में, उसके बाद कैचअप फीडिंग एक हफ्ते के बाद, सेंसरी स्टिमुलेशन देख लीजिए आप, ऐसे बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो कलाकारी नहीं है। सेंसरी स्टिमुलेशन पूरे स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक चलता है। प्रिपेयर फॉर फॉलोअप दूसरे हफ्ते से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि डिहाइड्रेशन को मैनेज करना है, आपके पास जो सेम चाइल्ड आया है वो डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे, हमने तो बता दिया कि 1 से 2 दिन में मैनेज करना। अब कैसे मैनेज करना है यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। आप पहले तो ये देखिए शॉक में है या नहीं। अगर विदाउट शॉक है तो कुछ नहीं करना। शॉक में नहीं है यानी नॉर्मल मुंह से खाना पानी खा रहा है तो ओरल फ्लूइड दीजिए। कौन सा फ्लूइड? रेसोमॉल, मतलब रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन इन मालन्यूट्रिशन। रिहाइड्रेटिंग लिख देता हूं मैं, रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन इन मालन्यूट्रिशन के लिए बनाया गया, ठीक है। अच्छा, इसको कितना देंगे? 5 to 10 ml पर केजी पर आर, ठीक है। 5 to 10 ml पर केजी पर आर। कितने देर के लिए? 12 घंटे के लिए ऐसा ट्रीटमेंट आप करेंगे। 1 से 2 दिन ही ट्रीट करना है क्या? बोलिए डिहाइड्रेशन का। 12 घंटे तक आप ये करेंगे। लेकिन अगर बच्चा आपके पास आता है शॉक में, विद शॉक का मतलब मुंह से खाना नहीं ले रहा होगा, तो क्या बोलेंगे आप? आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड में क्या देंगे आप? रिंगल लैक्टेट इन 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। डोज क्या होगी? 15 ml पर केजी के हिसाब से 1 घंटे में, 1 आवर। 15 ml पर केजी ओवर 1 आवर। अगर देखेंगे इंप्रूव कर रहा है, 1 घंटे तक आपने आईवी फ्लूइड चलाया 15 ml पर केजी के हिसाब से। अगर बच्चा इंप्रूव कर रहा है तो बाद में उसको क्या करेंगे? रेसोमॉल ओरल फ्लूइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं ले रहा है, इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो सेप्टिक शॉक का जो ट्रीटमेंट होता है उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्लियर? अगर इंप्रूव कर रहा है तो रेसोमॉल, अगर नहीं कर रहा है तो एज सेप्टिक शॉक, ट्रीट एज सेप्टिक शॉक। क्लियर? ये रहा आपका डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट। अच्छा, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? शील्डेड निमोनिक से आप याद रखिए, फेमस निमोनिक है। एस फॉर शुगर डिफिशियंसी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, अनसेप्टिक शॉक। ये ट्रायड भी बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? ट्रायड। सवाल आया है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन। EL फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेजरली हाइपोकैलेमिया, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, विटामिन एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। फ्लूइड ऑफ चॉइस ये मैंने बता दिया आपको, रेसोमॉल डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन फॉर मलेरिया ये बता दिया, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं डायरिया। अगर बच्चा डायरिया इन चाइल्ड, अभी हम डिहाइड्रेशन देख ही रहे थे तो डायरिया भी यहीं पे देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट डायरिया। हमारे पास कई केसेस आते हैं। एक्यूट डायरिया, डिसेंट्री और परसिस्टेंट डायरिया, जहां से सवाल पूछे जाते हैं वो यही जगह है। एक्यूट डायरिया किसकी वजह से? जनरली वायरल इंफेक्शन की वजह से होता है। बाद में आता है बैक्टीरियल, बच्चों में बैक्टीरियल, ठीक है। वायरस में कौन सा वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है? रोता बच्चा, याद कर लीजिए, रोता बच्चा। बैक्टीरिया में इकोलाई, ठीक है। डिसेंट्री क्यों कॉज होती है? इकोलाई। और परसिस्टेंट डायरिया आप जानते ही होंगे, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। अच्छा, ये बताइए अगर डायरिया हुआ है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? पानी बार बार निकल रहा है, पानी बॉडी से निकल रहा है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? आप बताइए फटाफट। कॉम्प्लिकेशन सब में क्या होगा? डिहाइड्रेशन, जिसको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये बात बताइए, मोस्ट कॉमन एबीजी, अगर एबीजी पे आप देखेंगे एट्रियल ब्लड गैस, तो कौन सी एबनॉर्मेलिटी दिखेगी आपको? एबनॉर्मेलिटी मेटाबॉलिक। डायरिया है मेटाबॉलिक, दो ही होती है। रेस्पिरेशन से दिक्कत आ रही है तो रेस्पिरेटरी, या वोमिटिंग या डायरिया से हो रही है, या फिर यूरिन से हो रही है, एक्सक्रीशन से हो रही है, तो उससे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस। फटाफट बताइए। एसिडोसिस। एक चीज याद रखिए, जब भी डायरिया होता है
तो यह बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाते हैं, यानी बेस बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बदलिए, एसिडोसिस। जब भी वोमिटिंग होती है तो जो हमारे स्टमक में H+ आयन है, जो हमारे स्टमक को जो है एसिडिक बनाए हुए हैं, वो बाहर निकल आता है। जब एसिड बाहर आ गया तो अंदर कैसा हो गया, एल्कलाइन, ठीक है, तो एल्कलोसिस हो जाता है। वोमिटिंग में एल्कलोसिस और डायरिया में एसिडोसिस, याद रखना आप, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं देख लेते हैं। ट्रीटमेंट हमारा इसका ये होता है, डिसेंट्री है तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसका ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक है। ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके साथ में हम क्या देते हैं, ओरल फ्लूइड देंगे रिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, ओरल फ्लूइड देते हैं, प्लस में जिंक देते हैं। जिंक कितना देते हैं, अगर 6 महीने से कम है, 6 मंथ से कम है तो 10 mg पर डे के हिसाब से, और 6 महीने से ज़्यादा है तो 20 mg पर डे। परसिस्टेंट डायरिया का ट्रीटमेंट क्या होगा, भैया लैक्टोज की वजह से हो रहा है, दूध मत पिलाओ, ठीक है, लो लैक्टोज डाइट दो, लो लैक्टोज डाइट दो, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायरिया। अब इसी में हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज इंपॉर्टेंट है और लगभग इसी से मिलता जुलता है, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सीलियाक डिजीज होता क्या, माल एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस्ड बाय गट इन्फ्लेमेशन, प्रोड्यूस्ड बाय गट इन्फ्लेमेशन, याद रखना, गट में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से माल एब्जॉर्प्शन। क्यों होता है सीलियाक डिजीज, बहुत बार पूछा गया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटेन डाइट, ग्लूटेन इन डाइट, ग्लूटेन ड्यू टू ग्लूटेन इन डाइट। एसोसिएट किससे करता है, एसोसिएटेड विथ, इंपॉर्टेंट है, HLA DQ2 और HLA DQ7, याद रखना। अनसेफ फूड, जो नहीं खाना है, बोलता नहीं, डोंट ब्रो, याद रखना, ब्रो तो याद रहता है लेकिन ये भूल जाता है खाना या नहीं, ऐसे याद रखो, डोंट ब्रो, रोक दो, ब्रो को रोक दो, डोंट ब्रो। अनसेफ फूड कौन सी होते हैं, अनसेफ फूड, ब्रो, डोंट, याद रखना, ब्रो डोंट। ब्रो का मतलब क्या होता है, बार्ली, राइस और बार्ली, राई, ओट्स, वीट, ठीक है। ये जनरली होता कब है, सीलियाक डिजीज 6 मंथ से 2 ईयर, 6 मंथ से 2 ईयर, क्लियर। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी एक बार पूछा गया है, क्या होती है, GI एंडोस्कोपी, GI एंडोस्कोपी। और क्लिनिकल फीचर ये तो रहेगा ही रहेगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। अब बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। क्यों हो रहा था, ग्लूटेन की वजह से। ग्लूटेन फ्री डाइट दो भैया, ग्लूटेन फ्री डाइट, फ्री डाइट कब तक, 1 महीना 2 महीना, लाइफ लॉन्ग, हमेशा लाइफ लॉन्ग, ठीक है, याद रखना। तो ये रहा हमारा सीलियाक डिजीज। अब देख लेते हैं हम फटाफट, सैम चाइल्ड का हमने ट्रीटमेंट देख लिया था। ट्रीटमेंट में 10 स्टेप, टोटल 6 हफ्ते तक हम करते हैं। 1 हफ्ते स्टेबलाइजेशन, बच्चे को स्टेबल करते हैं, बाद में दूसरे हफ्ते से हम रिहेबिलिटेशन फेज स्टार्ट करते हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन को पहले 2 दिन के अंदर मैनेज करते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल होता है। हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए हम देखेंगे बच्चा शॉक में है या नहीं। अगर बच्चा शॉक में है तो उसको IV फ्लूइड देंगे, अगर बच्चा शॉक में नहीं है तो उसको हम ओरल फ्लूइड देंगे। डोज क्या होगी ओरल फ्लूइड की, क्या देते हैं, रिसोमोल देते हैं 5 से 10 ml पर kg पर आवर, 1 घंटे तक, 12 घंटे तक देते हैं। लेकिन अगर बच्चा शॉक में है तो उसको हम क्या देंगे, IV फ्लूइड देंगे। कौन सी IV फ्लूइड होगी, RL in 5% डेक्सट्रोज, RL in 5% डेक्सट्रोज। डोज क्या होगी, 15 ml पर kg, 1 घंटे तक देंगे, क्लियर। अगर बच्चा इंप्रूव कर रहा है तो बाद में रिसोमोल पे शिफ्ट कर देते हैं, अगर नहीं कर रहा है तो सेप्टिक शॉक की तरह उसको ट्रीटमेंट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, शील्डेड में 3 जो होते हैं SHI, शुगर डिफिशियंसी, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, ये जो होते हैं इसको हम सैम चाइल्ड का ट्रायड बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया डायरिया इन चाइल्ड। डायरिया कई तरीके की होती है, हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्यूट, परसिस्टेंट और डिसेंट्री। एक्यूट में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, वायरल होती है। वायरल में कौन सा वायरस, रोटा वायरस। बैक्टीरियल में कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई। फिर डिसेंट्री मोस्ट कॉमन एशेरिया कोलाई की वजह से होता है। और परसिस्टेंट डायरिया ये लो लैक्टोज, सेकेंडरी लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, डिसेंट्री का एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसके साथ हम
ओरल फ्लूइड देते हैं या आईवी फ्लूइड देते हैं साथ में, ठीक है, कौन सी। उसके बाद फिर हम जिंक, इसके साथ में जिंक को भी ऐड कर सकते हैं। अगर 6 महीने से कम बच्चे की एज है तो 10 mg पर डे, अगर 6 महीने से ज़्यादा बच्चे की एज है तो 20 mg पर डे। उसके बाद हमने डिस्कस किया सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज किसकी वजह से होता है? माल एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस बाय गट इन्फ्लेमेशन। ये डाइट में क्या था? डाइट में ग्लूटेन थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। एसोसिएट किससे करती है? HLA-DQ2 DQ7, सॉरी DQ8 है ये, HLA-DQ8। कौन सी डाइट ऐसी होती है जो ये कराती है सीलियक डिजीज? ब्रो को नहीं खाना, डोंट ब्रो, ठीक है, बार्ली, राई, ओट्स और व्हीट। क्लियर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? जीआई एंडोस्कोपी। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? ग्लूटेन फ्री डाइट खिलाओ भैया इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से पूछा जाता है। ये तो डिहाइड्रेशन का आयमन क्लासिफिकेशन या निमोनिया का, दोनों में से एक सवाल पक्का है, आना ही आना। देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो नो डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन नहीं है, सम डिहाइड्रेशन है, थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है, या फिर बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो इसको हम पिंक जोन में रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत है तो हम येलो में, और नहीं है तो हम ग्रीन जोन में। अब देखते हैं, ये जो चीज़ें हम बताएंगे इसमें से कोई 2 चीज़ें अगर आपको मिल गई तो आप क्या कहेंगे? ये सीवियर डिहाइड्रेशन है। लिथार्जिक है, बच्चा को ऐसा बच्चे का क्लिनिकल फीचर चेक करेंगे हम। लिथार्जिक है, संकेन आई है और पानी नहीं पी सकता। स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, अगर आप उसकी चमड़ी को खींचेंगे बहुत धीरे धीरे वो जा रहा है। अगर इनमें से कोई 2 चीज आपको दिख गई तो आप क्या बोलेंगे? सीवियर डिहाइड्रेशन है। क्लियर, सीवियर डिहाइड्रेशन है। इसको हम प्लान सी के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। प्लान सी अभी मैं आगे बताऊंगा प्लान सी क्या है। पहले तो अभी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कौन सा है। अगर आपको ये सब चीज़ों में से जो मैंने 4 चीज़ें बताई आपको, इनमें से आपको 2 नहीं दिखी, कोई एक दिखा, तो आपको सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है। अब देखेंगे रेस्टलेसनेस है या नहीं, संकेन आई है या नहीं, ड्रिंक्स ईगरली या थर्स्टी, ईगरली या थर्स्टी, बहुत जब पानी पिला रहे तो ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से पानी पी रहा है, ठीक है। स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, बहुत स्लोली नहीं बल्कि धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। इसमें से कोई 2 चीज़ है तो हम क्या बोलते हैं? सम डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसको हम प्लान बी के हिसाब से ट्रीट करते हैं, येलो जोन में रखते हैं। अगर कोई भी साइन नहीं दिखी या इनमें से कोई एक साइन दिखी तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन नहीं है। प्लान ए के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं प्लान ए क्या है, एज के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर बच्चे की उम्र लेस देन 2 ईयर है तो हम जो फ्लूइड देते हैं 50 to 100 ml देते हैं, 50 to 100 ml। अगर बच्चे की उम्र 2 से 10 साल है, 2 to 10 ईयर, तो हम 100 to 200 ml देते हैं। अगर 10 साल से ज़्यादा है तो हम जितना वो पीना चाहे, एज मच एज ही वांट, ठीक है, एज मच एज ही वांट। ये रहा प्लान ए का ट्रीटमेंट। अगर प्लान बी में आपने क्लासीफाई किया, प्लान बी आया सम डिहाइड्रेशन, उसको कैसे ट्रीट करेंगे? ORS कैसे देंगे? 75 ml पर kg ओवर 4 आवर तक, 4 घंटे तक क्या करेंगे? 75 ml पर kg के हिसाब से आप उसको ORS देंगे। प्लान सी क्या है? प्लान सी का मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए। इसमें कितना फ्लूइड चाहिए होती है? 100 ml पर kg। ये पहले 10 kg के लिए, पहले 10 kg के लिए 100 ml पर kg, 11 से लेकर के 20 kg के लिए 50 ml पर kg, याद रखना 50 ml पर kg। मतलब क्या है? अगर बच्चा 9 kg का है, 9 kg का है तो पहले 10 kg के अंदर आया ना, 9 kg पहले 10 kg के अंदर है तो इसको 100 के हिसाब से लगेगा, 100 ml पर kg के हिसाब से 900 ml इसको फ्लूइड लगेगी। क्लियर है इतना? 900 ml लगेगी। लेकिन अगर बच्चा 15 kg का है तो फिर कितना लगेगा? इसमें से पहले 10 के लिए और दूसरे 5 के लिए अलग अलग। पहले 10 के लिए 100 के हिसाब से 1000 और इस 5 के लिए 50 ml के, क्योंकि 11 से 15 के बीच में क्या लगता है? 50 ml पर kg, तो इस 5 के लिए 50 के हिसाब से 250 ml। ये टोटल मिलाकर के कितना हुआ? 1250 ml। तो यानी 9 kg के लिए 900 ml, 15 kg के लिए कितना? 1500 नहीं बल्कि 1250 ml, ठीक है। ये समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अब इसको देना किस हिसाब से है? अगर बच्चा 12 मंथ से कम है तो हम 6 घंटे लेंगे, 6 आवर लेंगे।
इनको चढ़ाने में 30 ml पर केजी के हिसाब से पहले 1 घंटे में देंगे और बाद के 5 घंटे में 70 ml पर केजी के हिसाब से देंगे। इसी का जस्ट आधा, अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो, 12 मंथ से ज़्यादा हो, तो हमारे पास 3 घंटे का समय है। 3 घंटे में पहले 30 मिनट, इसी का जस्ट आधा, 1 घंटा था, यहाँ पे 30 मिनट कर दो। 30 मिनट में 30 ml पर केजी और 2.5 घंटे में 70 ml पर केजी। क्लियर? तो ये रहा हमारा सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए ट्रीटमेंट। क्या है? रिंगल लैक्टेट प्लस 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, कितना? 100 ml पर केजी के हिसाब से, अगर बच्चा 10 केजी से कम है। अगर बच्चा 10 केजी से ज़्यादा है तो सेकंड 10 केजी के लिए, 10 केजी के लिए क्या फार्मूला है? 50 ml पर केजी। याद रखना इतना। अब हम निमोनिया टॉपिक को डिस्कस करते हैं। IMNCI क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 मंथ से कम में क्या होने के चांसेस? नियोनेटल सेप्सिस। 2 मंथ से 2 ईयर वायरल मोस्ट कॉमन है बैक्टीरियल से। कौन सा वायरस? RSV। कौन सा बैक्टीरिया? न्यूमोकोकल। ठीक है। 5 साल से 15 साल के बच्चों में माइकोप्लाज्मा या न्यूमोकोकल। माइकोप्लाज्मा मोस्ट कॉमन है। क्लिनिकल फीचर क्या दिखेगा? फीवर होगा प्लस रेस्पिरेटरी सिम्टम। रेस्पिरेटरी सिम्टम में कई सारी चीज़ें, जैसे फास्ट ब्रीदिंग, सांसें ज़्यादा तेज है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, चेस्ट इन ड्राइंग है, या जनरल डेंजर साइन। फास्ट ब्रीदिंग कब बोलते हैं? एज के हिसाब से बदलता रहता है। लेस देन 2 मंथ्स, लेस देन 60 पर मिनट। 60 पर मिनट से ज़्यादा अगर हुआ, ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फास्ट ब्रीदिंग। 2 मंथ से 1 ईयर 50 और 1 ईयर से 5 ईयर के बच्चों में 40 पर मिनट, ये नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसको हम फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। WHO का जो क्लासिफिकेशन है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे डिहाइड्रेशन में किया गया था ग्रीन, येलो एंड पिंक। ग्रीन, येलो एंड पिंक। ग्रीन जोन में नो निमोनिया वाले केसेस को रखा गया, निमोनिया को येलो जोन में, और पिंक में सीवियर निमोनिया वाले केसेस को रखा गया। सीवियर या वेरी सीवियर कहा जाए। हम देखते हैं वेरी सीवियर निमोनिया कब बोलते हैं? कोई डेंजर साइन हो, या चेस्ट इन ड्राइंग, या स्ट्राइडर इन काम चाइल्ड। बच्चा लेटा हुआ आराम से लेकिन स्ट्राइडर सुनाई दे रहा। ठीक है, स्ट्राइडर है तो उसमें क्या बोलते हैं? ये किसकी साइन है? ये सीवियर निमोनिया का साइन है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट गिव डोज ऑफ किसका? एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। अगर फास्ट ब्रीदिंग सिर्फ है, कोई चेस्ट इन ड्राइंग या स्ट्राइडर नहीं दिखाई दे रहा, या कोई डेंजर साइन नहीं है, तो उसको हम निमोनिया वाले केसेस में रखते हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं? एमॉक्सिसिलिन। कितने दिनों तक? एमॉक्सिसिलिन कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। अगर कोई भी निमोनिया की साइंस नहीं दिख रही है, ठीक है, या कोई भी वेरी सीवियर डिजीज नहीं दिख रही है, तो उसको हम नो निमोनिया वाले केस में रखते हैं और जनरली इसको हम घर पे ही ट्रीट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन और उसका ट्रीटमेंट। वेरी सीवियर कब बोलते हैं? चेस्ट इन ड्राइंग है, कोई डेंजर साइन हो या स्ट्राइडर दिख रहा हो, तो उसको वेरी सीवियर यानी पिंक जोन में। उसका ट्रीटमेंट एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। फास्ट ब्रीदिंग सिर्फ है। फास्ट ब्रीदिंग कहने का मतलब रेस्पिरेटरी रेट अगर 2 महीने से कम का बच्चा है तो 60 प्रति मिनट से ज़्यादा है। ठीक है। अगर 2 मंथ से लेकर के 1 साल तक का है तो 50 पर मिनट से ज़्यादा है, या 1 से 5 ईयर के बीच का बच्चा है तो उसमें 40 पर मिनट से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फास्ट ब्रीदिंग। इसको हम निमोनिया के केस में रखते हैं, निमोनिया वाले क्लासिफिकेशन में रखते हैं, यानी येलो जोन में। इसका ट्रीटमेंट एमॉक्सिसिलिन 5 दिनों तक देते हैं। कोई साइन नहीं दिख रहा है, नो निमोनिया। क्लियर? अब देखते हैं इसी तरीके से CSF इन मेनिंजाइटिस। CSF मेनिंजाइटिस इन चाइल्ड। इटियोलॉजी सबसे पहले डिस्कस करते हैं, एज के हिसाब से इटियोलॉजी डिस्कस करेंगे। लेस देन 2 मंथ, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या एशेरिया कोलाई। 3 to 12 मंथ से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। 1 ईयर से ज्यादा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। याद रखना ये। क्लिनिकल फीचर क्या दिखेगा आपको? मैंने क्या बताया? मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन है, फीवर दिखेगा ही दिखेगा, हेडेक होगा ही। कहाँ पे है इन्फेक्शन? सर में, तो हेडेक होगा ही होगा, वोमिटिंग होगी। ठीक है। प्लस में फोटोफोबिया ये भी आपको दिखेगी। ठीक है। साइन ऑफ मेनिंजाइटिस नेक स्टिफनेस, या दूसरी बात करें तो ब्रुजिन्स्की साइन, और दूसरा कर्निंग साइन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी? लंबर पंक्चर से CSF को निकाला जाएगा, उसको एनालिसिस में भेजा जाएगा। ठीक है। अब एनालिसिस कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या है CSF में। अगर अच्छा एक चीज यहां पर बात करें तो ये जनरली क्या होता है? CSF मेनिंजाइटिस इन चाइल्ड क्या होते हैं? जनरली बैक्टीरियल होते हैं। बैक्टीरियल, ये बात याद रखिए। एक्यूट पायोजेनिक। ठीक है।
यहाँ पर कई सारी तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, टीबी का भी इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सीएसएफ के जरिए से? पहले नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। ग्लूकोज सीएसएफ में कितना होता है? 50 to 70 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो 30 to 40 या 20 to 40 देख लेते हैं। सेल्स कितनी होती है? 0 to 5 सेल्स पाई जाती है। अगर बैक्टीरियल है तो इसमें लो ग्लूकोज होगा। देखिए सब में ग्लूकोज लो होता है सिवाय वायरस के। वायरस ग्लूकोज नहीं खाता, ऐसे याद कर लीजिए, वायरस ग्लूकोज नहीं खाता। बाकी हर कोई जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, बैक्टीरिया को भी, टीबी को भी और फंगस को भी, मैलिग्नेंट को भी। मैलिग्नेंट भी वो ग्लूकोज खा लेता है, ठीक है, लेकिन वायरस नहीं खाता है। सब में क्या होगा? ग्लूकोज कम होगा सिवाय वायरल के, ठीक है। प्रोटीन सब में ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? देखिए प्रोटीन ना लेता है ना देता है, ना ग्लूकोज को लेता है ना प्रोटीन को बढ़ाता है। कौन? वायरस। बहुत यूनिक टाइप का इसका कैरेक्टर है। ना ग्लूकोज को कम करता है ना प्रोटीन को बढ़ाता है। अगर बढ़ता भी है तो किसी दूसरी वजह से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, हल्का फुल्का, ठीक है। तो कहां से डिफरेंशिएट करेंगे? इन तीनों में। वायरस को तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बैक्टीरियल या ट्यूबरकुलर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सेल्स में जाकर के। अगर बैक्टीरियल है तो न्यूट्रोफिल इसमें पाई जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स पाई जाएंगी, और अगर ट्यूबरकुलर है तो यहां पर लिम्फोसाइट पाई जाएंगी। लिम्फोसाइट याद रखना, ये यहीं से सवाल आपका निकल के आ जाएगा। न्यूट्रोफिल इसमें होगा बैक्टीरियल में BN, याद कर लीजिए BN, और इसमें ट्यूबरकुलर में TL, टोटल ल्यूकोसाइट, या जिस तरीके से भी आप याद करना चाहें। इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का तरीका बस यही है, ठीक है। फंगस में तो कैरेक्टर आपको पता चल जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट क्या होता है? IV एंटीबायोटिक्स। जनरली क्या होता है मैंने बताया, जनरली बैक्टीरियल होता है, एक्यूट पायोजेनिक। तो क्या देंगे? IV एंटीबायोटिक्स। कितने दिनों तक? 14 डे तक। कौन सी IV है? सेफ्ट्रिएक्सोन। कितना? BD। 14 दिनों तक देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? IV सेफ्ट्रिएक्सोन प्लस IV वैंकोमाइसिन। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमने बात किया CSF मेनिंजाइटिस इन चाइल्ड, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो 2 महीने से कम है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, इशर्शिया कोलाई। 3 मंथ से 12 मंथ के बीच में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्लिनिकल फीचर क्या दिखेगा? अगर इन्फेक्शन कहां पे? सर में, तो फीवर, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, फोटोफोबिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसका? CSF का एनालिसिस करना। CSF को हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिख रहा है, कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है, किस टाइप के सेल्स उसमें CSF में पाए जा रहे हैं। उसके जरिए से हमें पता लगाएंगे कि ट्यूबरकुलर है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है या मैलिग्नेंट है। हमने पहचानने का तरीका बताया। वायरस का एक ही तरीका, ना लेता है ना देता है, ना ग्लूकोज को खाता है ना प्रोटीन को निकालता है। क्लियर? बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल होता है, BN याद करने का तरीका बताया, और इसमें ट्यूबरकुलर में लिम्फोसाइट, TL, ठीक है। इतने से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है? IV जनरली मैंने बताया बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स देते हैं 14 दिनों तक। कौन सी एंटीबायोटिक्स? सेफ्ट्रिएक्सोन। कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइस एक बार पूछा गया सवाल, इसका क्या मतलब? सेफ्ट्रिएक्सोन के साथ साथ वैंकोमाइसिन भी देते हैं। अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहां से बहुत सवाल पूछे गए हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है उसी को देखेंगे। अगर विटामिन A की डिफिशियंसी है तो 2 जगह पे दिखता है उसका असर, एक तो आई पर और दूसरा स्किन पर। आई में जो असर दिखता है उसको क्या बोलते हैं? जीरोप्थैल्मिया। और स्किन पर जो असर दिखता है उसको क्या बोलते हैं? जीरोसिस। याद कर ले, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया फर्दर इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी क्लासिफिकेशन की वजह से। क्या क्लासिफिकेशन है जीरोप्थैल्मिया के? क्लासिफिकेशन XN नाइट ब्लाइंडनेस, याद कर लीजिए। X1A कंजक्टिवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस भी है। X2 में कॉर्नियल जीरोसिस, पहले कंजक्टिवा फिर कॉर्निया, कंजक्टिवा बाहर कॉर्निया अंदर, ठीक है। कॉर्नियल जीरोसिस। X1B बाइटॉट्स स्पॉट, ये क्या है? कई बार ये फिगर देकर के आपसे सवाल पूछा जाता है, ये क्या है? बाइटॉट स्पॉट है। क्लासिफिकेशन क्या है? X1B है। किसकी कमी की वजह से हुआ? विटामिन A डिफिशियंसी की वजह से। कई बार ये सवाल पूछा गया। यहीं पर एक सवाल और भी पूछा गया, फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ विटामिन A डिफिशियंसी या जीरोप्थैल्मिया कह लीजिए, जीरोप्थैल्मिया। आप बताइए सिम्टम और साइन का में फर्क बताइए। सिम्टम जो पेशेंट को फील हो रहा है कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, सबसे पहले कौन सा सिम्टम दिखेगा पेशेंट को? नाइट ब्लाइंडनेस, क्लियर? नाइट ब्लाइंडनेस,
नाइट ब्लाइंडनेस। फर्स्ट सिम्टम ऑफ जीरोप्थेल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस। फर्स्ट साइन मैं पूछ रहा हूं जो डॉक्टर को दिख रहा है, फर्स्ट साइन ऑफ जीरोप्थेल्मिया, आप बताइए जल्दी से बताइए, जीरोप्थेल्मिया क्या दिखेगा, क्या दिखेगा जल्दी बताइए, क्या दिखेगा, बोलिए। वाइट डॉट्स स्पॉट नहीं, सवाल पूछा गया वाइट डॉट्स स्पॉट, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये गलत किया जाता है, नहीं। कंजक्टिवल जीरोसिस, कंजक्टिवल जीरोसिस। वाइट डॉट्स स्पॉट इसलिए मैंने लिखा, लिख करके काटा, कई बार ये सवाल बहुत लोग गलत करते हैं। वाइट डॉट्स स्पॉट नहीं बल्कि कंजक्टिवल जीरोसिस। वाइट डॉट्स स्पॉट तो उसके बाद दिखता है, पहले क्या दिखता है, कंजक्टिवल जीरोसिस। ठीक है, ये सवाल हो गया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर किसी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं, जल्दी बताइए। ट्रीटमेंट क्या है? मेगा डोज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से विटामिन ए दे दो, और क्या दोगे, विटामिन सी थोड़ी दोगे, विटामिन ए दोगे। कब कब दोगे? जिस दिन आप डायग्नोज किए, 0 डे उसको बोलते हैं, फिर 1 डे, फिर 14 डेज, यानी 3 डोज आप दोगे। कितना कितना दोगे? 2-2 लाख। सब में 2 लाख नहीं देना। अब यहां पे आप बोलेंगे कैसे, देखेंगे। अगर 6 मंथ से कम का बच्चा है तो 50,000। अगर 6 मंथ से लेकर के 2 साल का बच्चा है, सॉरी 1 साल का बच्चा है, 1 ईयर का बच्चा है, तो क्या बोलते हैं, 1 लाख, 1 लाख। अगर 1 साल से ज्यादा का बच्चा है तो 2 लाख। हम देखेंगे बच्चा कितने दिन का है। बच्चा अगर 6 मंथ से कम का है तो 50,000, 6 मंथ से लेकर के 1 साल के बीच का है तो 1 लाख, अगर 1 साल से ज्यादा का है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। मेगा डोज का डे बताइए, 0 डे, 1 डे, आज दिए, कल फिर बुलाएंगे और फिर 14वें दिन पर बुलाएंगे। ठीक है, ये हो गया डिफिशियंसी। प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर हम बच्चों को देते हैं विटामिन ए, आप पढ़े हुए होंगे। प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर हम बच्चों को देते हैं विटामिन ए, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर बच्चों को देते हैं विटामिन ए। कितना देते हैं और कब कब देते हैं, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितना? 17 लाख। कितने डोज में? 9 डोज में। कई बार ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। स्टार्ट कब करते हैं? आप याद किए होंगे वैक्सीनेशन में, मैंने वैक्सीनेशन पढ़ाया हुआ अभी अच्छे से। वैक्सीनेशन में कब स्टार्ट करते थे? 9 मंथ्स में। 9 मंथ्स में फिर कब तक देते हैं? 5 साल तक। 9 मंथ से लेकर के 5 साल तक आप देखेंगे ना तो 9 डोज होगी। अब जो ऊपर मैंने डोज बताया वहां से आप मुझे एक सवाल ये बताएंगे कि 9 मंथ्स में डोज कितना देंगे? 6 से 12 महीने के बीच में डोज क्या है? 1 लाख। गुड गुड, वेरी गुड। 6 से 12 महीने के बीच में डोज कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख देंगे। अब 6 महीने के बाद एवरी 6 मंथ्स ये देना है, एवरी 6 मंथ्स। 9 महीने से शुरू करना है, हर 6 महीने पे देना है इसको। ठीक है, विटामिन ए 5 साल तक, 5 साल तक, जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए। 9 मंथ्स पे आपने आज दिया, फिर 6 महीने पे फिर देंगे तो बच्चा कितने महीने का हो गया बताइए? 9, 6, 15 महीने का, यानी 1 साल से ज्यादा हो गया। फिर डोज क्या हो जाएगी? 1 साल से ज्यादा हो गया 2 लाख, यानी 2-2 लाख लगेगी। एक बार 1 लाख लगेगा, उसके बाद जब भी उसको लगेगी 2-2 लाख लगेगी। ऐसे करके 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, कितना हो गया ये डोज? ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, ये 5वें साल का। कितना डोज हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 डोज। इतना मैं इसलिए समझा रहा हूं ना, कई बार ये सवाल यहाँ पे गलतियां लोग करते हैं और यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसलिए इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डोज भी पूछा गया है, 9 डोज टोटल लगती है। इंटरनेशनल यूनिट भी पूछा गया, कितना दिया गया जाता है? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कब दिया जाता है? 9 मंथ्स का है तो 1 लाख, 1 साल से ज्यादा हो गया तो 2 लाख। क्लियर? 6 महीने से कम है तो 50,000। अब एक सवाल यहां पर यह पूछा जाता है, अगर बच्चा 1 साल से ज्यादा, इंपॉर्टेंट पूछा गया, 1 साल से ज्यादा है लेकिन उसका वजन 8 किलो से कम है, 8 किलो से कम है, 1 साल से ज्यादा कितना देना चाहिए? 2 लाख इंटरनेशनल, लेकिन नहीं देते। क्यों? वजन कम है, झेल नहीं पाएगा, वजन कम है, झेल नहीं पाएगा, इसलिए कितना देंगे? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। क्लियर? ये बात याद रखना। अगर 8 किलो से कम है, गर्चे हो 1 साल से ज्यादा है। थोड़ा सा टाइम लिया इसमें मैं, लेकिन यहां से सवाल आता है इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, ये रहा हमारा विटामिन ए। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं, इसमें हिस्ट्री क्या होगी? एक बच्चा है जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिश्ड राइस ले रहा है, पॉलिश्ड राइस ले रहा है, और उसमें क्या हो रहा है? बर्निंग सेंसेशन इन बोथ लोअर लिम्ब, बर्निंग सेंसेशन इन बोथ लोअर लिम्ब विदाउट एनीमिया। ऐसा नहीं कि उसमें खून की कमी है जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ऐसा नहीं, एनीमिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? बर्निंग सेंसेशन है दोनों पैर।
क्या डायग्नोस करेंगे? विटामिन B1 की कमी है, विटामिन B1 की कमी है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेरी, डिजीज का नाम बेरी। ये दो तरीके के होते हैं, ड्राई एंड वेट। ड्राई किसे बोलते हैं हम? ड्राई, इसमें एडेमा होता है, वेट में हाई आउटपुट हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए। इसका ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हमसे पूछा गया ट्रीटमेंट अगर सीवियर, अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो ओरल देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रीटमेंट अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो ओरल देते हैं। ओरल कितना देते हैं? 5 mg पर डे, ठीक है, 5 mg कितने दिनों तक? 1 वीक तक देते हैं, सही हो जाएगा 1 वीक के बाद। अगर सीवियर है तो फिर हम IV देते हैं, IV 10 mg पर डे। ये कितने दिनों तक देंगे? 1 हफ्ते तक देंगे, सही हो जाता है, क्लियर। माइल्ड टू मॉडरेट है 5 mg, अगर सीवियर है तो 10 mg, सॉरी, ठीक है। ड्राई एंड वेट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें हिस्ट्री क्या होगी? माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर होगा, फोटोफोबिया होगी और साथ में ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और चिलोसिस। आप डायग्नोस क्या करेंगे? राइबोफ्लेविन की कमी, बिना कुछ सोचे समझे अगर फोटोफोबिया, ग्लोसाइटिस, चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस दिख रहा है, तुरंत आप विटामिन B2 की कमी डायग्नोस कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ए राइबोफ्लेविन, ठीक है। ट्रीटमेंट जिसकी कमी है उसी को दे दो, ओरल अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो ओरल, अगर सीवियर है तो IV। कितना डोज होता है? 25 mg पर डे। ये कितने दिनों तक चलता है इलाज इसका? 3 से 4 हफ्ते तक। बहुत इंपॉर्टेंट FMG का फेवरेट टॉपिक, विटामिन B3 की कमी जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं। हिस्ट्री क्या होगी? अ पर्सन, अ चाइल्ड कंज्यूमिंग मेज बेस्ड डाइट, क्लियर, मेज बेस्ड डाइट। क्या हो रहा है इसमें? मेज बेस्ड डाइट है, क्या हो रहा है? ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस एंड डायरिया, ये सब दिख रहा है। डायरिया भी इसमें है, याद रखिए, डायरिया इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। डायरिया तो क्या डायग्नोस करते हैं भैया? प्लेग्रा। क्या है डॉक्टर साहब? प्लेग्रा नियासिन की कमी की वजह से होता है, विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। एक और रीजन इसका होता है ट्रिप्टोफैन, लेकिन जनरली अगर दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप क्या मारेंगे? विटामिन B3 की कमी की वजह से। प्लेग्रा में 4D आपको कभी नहीं भूलना। क्या? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, और अगर इन सबको ट्रीट नहीं किया गया तो डेथ, ठीक है, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। अच्छा, आपने डायग्नोसिस बना ली, क्लिनिकल फीचर आपको मिल गया, दिख गया, आपने डायग्नोसिस बना ली। अब ट्रीटमेंट के क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए 50 to 300 mg पर डे के हिसाब से कितने दिनों तक देंगे? 1 हफ्ते तक। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, जिस चीज की कमी है वही खिला दो, ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, मिमिक किस चीज को मिमिक करती है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम और हार्ट नर्व डिजीज, क्लियर, हार्ट नर्व डिजीज। तो ये रहा हमारा प्लेग्रा, यहाँ पे ये दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार इमेज देकर के पूछा गया किसकी कमी की वजह से, कई बार क्लिनिकल फीचर पूछा गया, कई बार इसका नाम पूछा गया, कई बार विटामिन B3 का दूसरा नाम पूछा गया, कई बार डायग्नोसिस पूछी गई, कई बार इसका ट्रीटमेंट भी पूछा गया। हर तरीके से घुमा फिरा करके एक सवाल आना ही आना है, ठीक है। विटामिन B12 कब बोलते हैं हम? साइनोकोबालामिन, दूसरा नाम है इसका साइनोकोबालामिन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिशियंसी कब होती है? जब मदर कैसी हो? वेगन डाइट। ये क्लू पॉइंट है क्वेश्चन निकालने का। कैसा दिख रहा है? एनीमिया, न्यूरोपैथी यानी कोई न्यूरल प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी, और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अगर किसी को PDF चाहिए होगी तो वो कमेंट कर देना, हम इसमें जो है शेयर कर देंगे, इन्वॉल्व, ठीक है। ट्रीटमेंट IM ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत ओरल के, याद रखना। IM एक आती नहीं है सिरंज, ताकत की सुई जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो यही होती है। IM लगाते हैं इसमें, और ये 2 से 3 हफ्ते तक देंगे, आप सही हो जाएगा, ठीक है। 1 mg डेली देना होता है, 1 mg 2 से 3 हफ्ते तक देते हैं, ये सही हो जाता है। तो ये रहा हमारा विटामिन B12 कंप्लीट हुआ। जो डिफिशियंसी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखते हैं ट्राइसोमी कहाँ कहाँ दिखती है। ट्राइसोमी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पीडिया की,
तो हम यहाँ भी बात करेंगे पीडिया की। पी फॉर पटाऊ, ये उम्र तो आप जानते ही होंगे, 13 साल, ठीक है। एडवर्ड, ई फॉर एडवर्ड और ई फॉर 18, ठीक है। डी फॉर डाउन सिंड्रोम, डी फॉर डाउन सिंड्रोम। डाउन पहले तो हाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 12 से 13 साल बहुत हाई होता है इंसान, कब डाउन आने लगता है, जब 20 प्लस होता है, 21 का जब होता है ना तो डाउन आ जाता है, डाउन सिंड्रोम। ये ट्राइसोमी आप याद रखेंगे। ये जो क्लिनिकल फीचर आपको दिख रहा है, आप दूर से देख के आप इसको पहचान सकते हैं किसका है, डाउन सिंड्रोम। किसका, डाउन सिंड्रोम। 47XX, ठीक है, 47XX। कैसा है, राउंड फेस है, प्रोट्रूडिंग टंग, इसमें एक चीज मैंने लिखी है, प्रोट्रूडिंग टंग, ठीक है, ठीक है, राउंड फेस है, फ्लैट नोज है, लो सेट ईयर्स है और हाइपोप्लेजिया ऑफ मैंडिबल, ठीक है, एपिकेंथल फोर्स। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सारे फीचर्स दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कौन सा सिंड्रोम है, आप तुरंत बताएंगे कौन सा, डाउन सिंड्रोम। कई बार इसका जो है जेनेटिक पैटर्न पूछता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा डाउन सिंड्रोम। अब बात करते हैं टर्नर और क्लाइनफिल्टर। टर्नर का मतलब टर्न हो गया, टर्न का मतलब छोटा, शॉर्ट स्टेचर। क्लाइनफिल्टर ऐसा नहीं लग रहा कुछ बड़ा हो गया, क्लाइनफिल्टर, ठीक है। इसका सबसे पहले हम जेनेटिक देख लेते हैं, 45XO। यहां भी X होना था लेकिन वो टर्न हो गया, नहीं बना, टर्न हो गया, ऐसे याद कर लीजिए, टर्न हो गया, XO हो गया, ठीक है, XO। और ये 47XXY, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी। ये टॉल है, ये शॉर्ट है। इसमें जो है शील्ड शेप्ड थोरैक्स। टर्नर में कैसे याद करेंगे, शॉर्ट नेक, लो हेयर लाइन, वाइडली शेप्ड निप्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, शील्ड शेप थोरैक्स, वाइडली शेप्ड निप्पल, और यहां पे रूडिमेंट्रीज ओवरीज। ये फीमेल है और ये मेल है, याद रखिएगा। इसमें देखेंगे ऑस्टियोप्रोसिस और टेस्टिकुलर एट्रोफी, फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न, इसमें एक्स्ट्रा एक्स आ गया, फीमेल वाला कैरेक्टर आ गया, ठीक है। ऐसे याद रखना, याद करने की कोशिश करना, थोड़ा सा यहाँ से पूछा जाता है। और क्लाइनफिल्टर का एक और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि एज़ोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, एज़ोस्पर्मिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ से सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा जाता है। इसके बाद इन्फेक्शन शुरू होगा। इन्फेक्शन मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और थोड़ा देर के लिए रेस्ट। थैंक यू सो मच।